right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से यहाँ पर ले आया हूँ वीडियो वीपीडीओ और उससे संबंधित पटवारी से संबंधित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जलवायु और मृदाओं के बारे में। ठीक है, तो ये एमसीक्यू यहाँ पर हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। और चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड का तापमान पहुंच जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड का तापमान लगभग कितना पहुंचता है औसतन है? तो इसका सही आंसर होगा 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें 20 से ही आता है, जो घाटी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा भी जाता है, बट जो ये तापमान है उत्तराखंड का, ये एक औसतन रूप में लिया गया है पर्वतीय क्षेत्रों का मिला के, तो 20 से 24 एक औसत है। ठीक है, अगला है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। तो राज्य में जो ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है तो वो रहता है आपका मध्य मार्च से मध्य जून तक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जून के बाद जो है वो यहाँ पर बरसात आती है, उसके बाद मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होता है बहुत गर्मी का समय रहता है, मध्य मार्च से जून के बीच में रहता है। अगला है, यहाँ पर असत्य कथन आपको चुनना है, तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो जीएस के लिए बहुत ऐसे तो जीएस का ही क्वेश्चन है, बट अब जब जलवायु की बात आती है तो ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड के में भी दिए जाएंगे। पहला है, भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भूमध्य रेखा से सूर्य जब मकर रेखा की ओर बढ़ता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, बिल्कुल गलत है। स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी कहते हैं, बिल्कुल सही। ग्रीष्म ऋतु में राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाए थे, बिल्कुल सही। तो इसमें से जो असत्य कथन है इसका बी है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये कह रहा है बी वाला कि भूमध्य रेखा, हम लोग रहते हैं आपके उत्तरी गोलार्ध में, ये 0 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। ठीक है, तो जब कर्क रेखा की तरफ सूरज का रोशनी बढ़ती है, सूरज यहाँ पर चमकता है कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। लेकिन जब मकर रेखा पर अगर सीधी पड़ेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए उस समय गर्मी के दिन आ जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू होती है। आजकल दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े के दिन हो रहे होंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं मकर रेखा में, ये मकर रेखा नीचे वाली। तो यहाँ पर जब सूर्य पहुँचेगा तो मकर रेखा में, तो उत्तरी गोलार्ध में हमें क्या होगी, ठंड शुरू हो जाएगी, हमारे दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 21 जून के बाद धीरे धीरे सूर्य नीचे को खिसक रहा है और दक्षिणायन हो रहा है, और ये आपका मकर रेखा में पहुंचेगा 22 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल हमारा जो असत्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म काल में कितना रहता है? तो शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म काल में कितना रहता है? तो ये कितना रहेगा, लगभग जो ये रहेगा आपका 29 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बाह्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, गर्मी में। ठीक है ना, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है ये है, ग्रीष्म काल में दक्षिण तथा निचली घाटियों का तापमान कितना रहता है? तो मैंने ऐसे बताया था आपको, दक्षिणी घाटियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे भी ऊपर रह सकता है। ठीक है, ये जो घाटियाँ क्षेत्र जैसे कि हल्द्वानी का तराई क्षेत्र हो गया, और ऐसे क्या कहते हैं बागेश्वर हो गया, या फिर आपका पिथौरागढ़ हो गया, तो वहाँ पर तापमान आपको ज़्यादा मिलेगा जो घाटी इलाके में। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सामान्यतः कौन सी दशाएं पाई जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ पर पाई जाती है सामान्य दशाएं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की यहाँ दशाएं पाई जाती है, क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। राज्य में स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु क्या कहते हैं? तो रूढ़ी कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। अगला, नैनीताल, हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर में से किसका तापमान ग्रीष्म काल में सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्म काल में जो सर्वाधिक तापमान यहाँ पर रहेगा, इनमें सभी में रहेगा, लेकिन जो अधिकतम रहेगा इन सबसे तो उधमसिंह नगर रहेगा। अगर अधिकतम इसमें से पूछेगा तो उधमसिंह नगर, क्योंकि उधमसिंह नगर तराई क्षेत्र में रहता है, और जो नैनीताल है ये आपका पहाड़ी और आपका भाबर क्षेत्र है, हरिद्वार भी जो है आपका भाबर क्षेत्र है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में आपका ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वैसे तो इन सभी में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। अगला है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो सर्वाधिक तापमान जो रहेगा ग्रीष्म काल में वो रहेगा आपका शिवालिक क्षेत्र में, इन पहाड़ी इलाकों से। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र जो बाह्य हिमालय का है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर तापमान रहेगा। अगला है, ग्रीष्म काल में न्यूनतम तापमान रहता है। न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्रीष्म काल में वो बृहद हिमालयी क्षेत्र के आसपास का रहेगा। तो बृहद हिमालयी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान रहेगा। ठीक है, अगला है, शिवालिक का वो क्षेत्र जहाँ पर सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है।
तो वो क्षेत्र जो है वो नरेंद्र नगर है। आपको पता है कि नरेंद्र नगर में सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी कहलाता है उत्तराखंड का हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र नगर जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला, शीतकाल में राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना। तो शीतकाल में राज्य का सर्वाधिक जो ठंडा महीना रहता है ये कौन सा महीना रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर से जनवरी, लेकिन जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। अगला है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा जो दर्ज की जाती है वो बृहद हिमालयी क्षेत्र में के ऊपरी इलाकों में की जाती है, ठीक है। अगला है, उच्च हिमालय के 400 मीटर से ऊपर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो 400 मीटर से ऊपर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएंगे। शीत जलवायु पाई जाती है, बर्फीली हवाएं मिलती है, हिमाच्छादन रहता है साल वर्ष भर, कोई यहाँ पर बरसात नहीं होती, बिल्कुल बर्फ ही गिरती है वर्षा के रूप में। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, राज्य में वर्षा ऋतु की अवधि है। राज्य में वर्षा ऋतु की जो अवधि रहती है वो मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। वैसे सितंबर तक ही रहती है, बट मध्य अक्टूबर तक कभी कभी अगर लेट मानसून पहुंचता है तो वैसे सितंबर के बाद जो होता है मानसून लौटना शुरू करता है हल्के हल्के, तो अक्टूबर तक यहाँ पर वर्षा ऋतु की अवधि लगभग रहती है, ठीक है। कोई प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में दक्षिण पूर्वी दिशा से कब प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में दक्षिण पूर्व दिशा से कब प्रवेश करता है। तो ये जो प्रवेश इसकी तिथि रहती है 15 जून के आसपास। तो हमेशा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है हमारे वहाँ पर 15 जून तक पहुँच जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है, राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। तो राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है राज्य में, ये अधिकांश वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की आने वाली मानसून से, ठीक है। अधिकांश वर्षा जो होती है बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। अगला है, वर्षा ऋतु में राज्य में औसतन वर्षा ऋतु में राज्य में औसतन वर्षा होती है। तो राज्य में औसतन वर्षा जो होती है वर्षा ऋतु में, तो ये होती है आपकी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला है, राज्य में अधिक वर्षा 120 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो ये कहाँ पर होती है, तो ये एक्चुअल में होती है आपका दूनद्वार क्षेत्र जो होते हैं तराई क्षेत्र में और काली बेसिन क्षेत्र में, तो इन सभी जगह में लगभग वर्षा मिल जाएगी। अगला है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो कहाँ पर वो वर्षा सर्वाधिक राज्य में होती है, ठीक है। तो शिवालिक क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, बाह्य हिमालय क्षेत्र में, इन सब से लेके आपका शिवालिक क्षेत्र में ज़्यादा होगी। अगला है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो राज्य में जब कभी भी आप, ये हमारा उत्तराखंड का ऐसा मान लेते नक्शा है, तो जब कभी भी आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ोगे तो हमेशा वर्षा की मात्रा घटती है, ठीक है। तराई क्षेत्र में होती है, फिर आपका जो शिवालिक क्षेत्र में होती है, फिर आपका जो मध्य हिमालय है, फिर बाह्य हिमालय है। तो इस प्रकार से जो हिमालय की तरफ जाओगे तो वर्षा हमेशा घटती जाएगी। जो और ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर जो आपको ग्रेटर हिमालयज़ है, तो वहाँ पर आपको वर्षा बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। अगला है, शीत ऋतु का समय राज्य में कब से कब तक माना जाता है। तो शीत ऋतु का समय राज्य में कब से कब तक माना जाता है। तो शीत ऋतु जो राज्य में पड़ती है नॉर्मली, तो वो माना जाता है आपका मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक, ठीक है। तो मार्च तक रहती है, और कभी कभी अगर बहुत बारिश होगी तो फिर मई तक भी रहती है। किस मानसून से शीत ऋतु में ओले की वर्षा होती है। अब ये जो है आपका, तो ये हम जो बात करते हैं इसको हम बोलते हैं, जो इसका सही आंसर जो शीत ऋतु में कई बार बरसात होती है, तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका, जो पश्चिमी विक्षोभ हम इसको नाम देते हैं, ये बनता है आपका भूमध्य सागर में, ठीक है, रूम सागर में, भूमध्य सागर में बनता है। ये चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो इनकी दिशाएं पूर्वी की तरफ होती है, तो ये काफ़ी आगे तक आते हैं। तो भूमध्य सागर से जब आगे आते हैं तो टूट जाते हैं, तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र रहता है कई हज़ार किलोमीटर तक होता है। जाड़ों में जो आपका पंजाब और श्रीनगर या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड तक कभी कभी पहुंचता है, और जो पंजाब वाला इलाका है और पाकिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर जो जाड़ों की वर्षा होती है बहुत ज़्यादा होती है कई बार, तो पश्चिमी चक्रवात जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वहाँ से होती है, ठीक है। अगला है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है, ये होती है आपके अल्मोड़ा को भी, पौड़ी को भी और देहरादून को भी, ठीक है, इन सभी को हो जाती है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मृदा का पीएच मान क्या है। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, ये एसआई में पूछा गया था लास्ट टाइम, उससे पहले भी कई पेपरों में पूछा आ चुका है। तो इसका है 5.5 से लेकर 6.5 तक, ठीक है। तो पीएच मान जो है मृदा का वो कितना है, 5.5 से लेकर 6.5 के मध्य उत्तराखंड की मृदा का मान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने
देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करीबन 8 भागों में इसको देश की मृदा को बांटा हुआ है, ठीक है। अगला है 27वां क्वेश्चन, हम देखते हैं। मृदा की उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय है, इसमें किस तत्व की कमी है? तो इसमें आपका चूने की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है तराई मृदा में कौन सी फसल अच्छी होती है? तो तराई मृदा जो होती है वो बहुत महीन और चिकनी मिट्टी होती है, महीन होती है वो, उसमें बड़े कण नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें गन्ना और धान बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ए और बी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाजरा जो है मोटी ज़मीन पर भी हो जाता है, पथरीली ज़मीन पर भी हो जाता है, ठीक है। अगला है तराई के उत्तर तथा शिवालिक दक्षिण में मृदा जो पाई जाती है। तो जो मृदा पाई जाती है वो भाबर मृदा होती है। तराई के उत्तर में जब हम पहाड़ से जैसे यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से अगर कुमाऊं के क्षेत्र से जो प्लेन्स की तरफ जाते हो, तो जैसे आपका रानीबाग पड़ता है, रानीबाग वाला इलाका जो भी है आपका, वो भाबर इलाके में आता है, ठीक है। वैसे अगर हम हरिद्वार को बढ़ेंगे तो हरिद्वार का जो ऊपर का इलाका आता है वो भी भाबर इलाके में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। चारागाही जो मृदा होती है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो चारागाही मृदा जो होती है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है शिवालिक की पहाड़ियों व दून घाटियों में पाई जाने वाली मृदा है। तो शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटियों में पाई जाने जो मृदा है वह मृदा कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जो मृदा होती है ये होती है आपकी टर्सरी मृदा, ठीक है। कौन सी मृदा होती है? टर्सरी मृदा होती है। क्वार्जाइट मृदा नैनीताल के क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्वार्ज मृदा होती है, क्वार्ज मृदा जिसको हम बोलते हैं, ये मृदा जो पाई जाती है ये भीमताल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला है टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। टर्शियरी प्रकार की जो मृदा पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र में और दून क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला है उच्च मैदानी मृदाओं में निम्न में से किस तत्व की कमी होती है? जो उच्च मैदानी मृदा होते हैं, जो आपके हाइट में जो मैदान है उनमें जो कमी पाई जाती है नमी की पाई जाती है, क्योंकि जो उच्च मैदानी भाग होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कमी पाई जाती है। क्षारीय बहुत होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन नमी वहाँ पर बहुत कम होती है। पहाड़ी ढालों तथा पहाड़ों के किनारे पर पाई जाने वाली मृदा है। तो पहाड़ी ढालों पर जो पहाड़ी किनारों पर पाई जाती मृदा है तो वो लाल मृदा पाई जाती है। कभी आप देखना किसी पहाड़ी ढाल पर, पहाड़ी के किनारों पर कहीं पर अगर आप गिरा होगा, भूस्खलन हुआ होगा, तो आपको लाल मृदा दिखेगी, ठीक है। अगला है किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बलुए युक्त होती है? तो वो आपकी भाबर की होती है, ठीक है। भाबर की जो मृदा होती है वो बहुत बड़े बड़े मोटे पत्थरों से युक्त होते हैं, इसलिए इसमें नदियाँ कई बार अंदर लुप्त हो जाती है पत्थरों के नीचे, और ये कृषि लायक बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्च मैदानी मृदा को, ठीक है। अगला है देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वनों में पाई जाने वाली मृदा है। तो जो देवदार और स्प्रूस और ब्लू पाइन है जो बहुत हाइट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उप पर्वतीय मृदा इसमें पाई जाती है। असत्य कथन आपको चुनना है इसमें से। ज्वालामुखी मृदा कृषि योग्य उपयुक्त है, ठीक है, इसका सही हो गई, ये सही होती है। यह नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह मृदा आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से निर्मित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मृदा गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो असत्य है वो डी वाला है। अगला है भूरी लाल पीली मृदा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो भूरी लाल पीली मृदा जो पाई जाती है आपकी नैनीताल क्षेत्र में बहुत पाई जाती है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उत्तराखंड की पर्वतीय मृदा में चूने व फास्फोरस की कमी होती है लेकिन जीवाश्म की अधिकता है, ठीक है, ठीक है। तो 41 का जो हमारा है तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी मृदा नैनीताल भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। दोमट मृदा में हल्के चिकनेपन के साथ चूना, लौह अंश और इसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। भाबर मृदा कृषि के लिए उपयुक्त है, मैंने अभी बताया था भाबर मृदा कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो 1, 2, 3 इसके बिल्कुल सही आंसर होंगे, ठीक है। तो कौन से इसके आंसर होंगे? 1, 2, 3, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नैनीताल के भीमताल में पाई जाती है? यह हल्की और अनुपजाऊ होती है। तो यह जो मृदा पाई जाती है क्वार्ज मृदा पाई जाती है, जी बिल्कुल हल्की होती है और अनुपजाऊ होती है। इसमें मिट्टी उतना ज़्यादा महीन जो अनाज होता है जैसे गेहूँ वगैरह वो उतना नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। अगला है खील भूमि में कौन सा अनाज मुख्यतः नहीं उगाया जाता? खील भूमि में, ठीक है। तो खील भूमि जो होती है उनमें जो नहीं उगाया जाता तो बाजरा उसमें बहुत कम उगता है। मडुआ कोदो, झंगोरा, चूहा कोदो ये उसमें हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, खील जो होती है बिल्कुल ज़मीन जो होती है आपकी जंगल के पास वाली जो मृदा होती है उसको खील कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राज्य में गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये जो मृदा होती है हमेशा गन्ने और धान के लिए, इसके लिए होती है तराई मृदा, ठीक है। तराई इसलिए आप कभी उधम सिंह नगर या आपका देहरादून वाला क्षेत्र में इधर में आपको बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी गन्ने की और धान की।
अगला निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य की मृदाओं के संदर्भ में असत्य हैं, ठीक है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो आपको छांटने हैं, ठीक है। तो देखते हैं चलो कौन कौन से असत्य हैं। ज्वालामुखी मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, यह कृषि के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कृषि के लिए उपयुक्त भी है, ठीक है। सत्य बताने हैं आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही हो गया पहला वाला। लाल मृदा पहाड़ों की ढलानों पर बिल्कुल सही हो गई। भूरी लाल पीली मृदा अनुपजाऊ होती है, ठीक है। ये आपका अनुपजाऊ तो नहीं होती, ठीक है। वन की भूमि मृदा में जैव तत्व की कमी और चूने के फास्फोरस की अधिकता है। फास्फोरस की कमी है इसमें, ये असत्य हो गया है। तो मुझे इसका फर्स्ट और सेकंड ही सही लग रहे हैं इसके, ठीक है। 1 और 2 ही इसके बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि भूरी और लाल पीली मृदा अनुपजाऊ होती है ऐसा नहीं है, ठीक है। लाल और भूरी पीला भी उपजाऊ होती है, इसमें भी आपकी अनाज होता है। निम्नलिखित में से किस मृदा में हल्की तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उच्च होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उच्च मैदानी मृदा में। तो निम्नलिखित में से किस मृदा में हल्की और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उच्च होती है? तो उच्च जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ऊंचाई पर मैदान है, वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उनमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता रहती है। अगला है 47, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों में व दून घाटी में पाई जाने वाली दोमट मृदा कौन से पदार्थ विद्यमान रहता है, ठीक है। तो दोमट मृदा जो होती है उसमें चूना तो पाया जाएगा, लोहा भी पाया जाता है, उसमें जैव पदार्थ भी होते हैं उसके अंदर, तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। नैनीताल, मसूरी और चक्राता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सैल एवं डोलामाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रतागाही और उपजाऊ मृदा कौन सी है, ठीक है। तो आर्द्रतागाही भी है, उपजाऊ भी है, और उसमें चूने, बलुआ पत्थर, सैल और डोलामाइट चट्टानों से वो निर्मित भी है, और ये क्षेत्र नैनीताल, मसूरी, चक्राता के आसपास का है, ठीक है। तो वहाँ ही पाई जाती है। तो भूरी लाल पीली मृदा, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी पूछा गया था कि अनुपजाऊ होती है, लेकिन भूरी लाल पीली मृदा जो होती है उपजाऊ मृदा में आती है। अगला है घास के मैदानों, बुग्यालों के निचले भागों में वनों की कौन सी मृदा मिलती है, ठीक है। तो घास के मैदान जो होते हैं इनके बुग्यालों, उसके निचले भागों में वनों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उसका सही आंसर होगा उपपर्वतीय मृदा, ठीक है। कौन सी होगी? उपपर्वतीय मृदा होगी। अगला है तालाब भूमि। तालाब भूमि पर मुख्यतः क्या उगाया जाता है? तो तालाब भूमि पर जो उगाया जाता है ये उगाया जाता है आपका धान, ठीक है। क्योंकि तालाब भूमि मतलब जहाँ पर पानी की अधिकता है और पानी सबसे ज़्यादा धान को चाहिए। हिमाच्छादित क्षेत्र की जलवायु से संबंधित सही कथन का चुनाव करें, ठीक है। अब इसका सही कथन हमको चुनना है, कौन कौन सा है। इसका जो पहला है उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर ये क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं और यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने के साथ हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है, और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ए और बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक। 52 है, दोमट मृदा पाई जाती है। तो दोमट मृदा कहाँ पाई जाएगी? दोमट मृदा पाई जाती है आपकी शिवालिक के निचले ढालों पर, दून घाटियों में दोमट, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी इलाकों में भागों में कौन सी मिलने वाली अपरिपक्व मृदा कौन सी होती है? तो अपरिपक्व मृदा जो होती है वो होती है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। ये इतनी अपरिपक्व होती है क्योंकि ये बहुत बार नदियों के साथ बह के निकल जाती है, तो इसमें कोई ठोसपन नहीं होता, अपरिपक्व होती है, ठीक है। अगला है सत्य कथन आपको चुनने हैं। सत्य कथन क्या चुनने हैं आपको? देखो, भस्मी मृदा कम ढालू स्थानों, पर्वतीय श्रेणियों के आंचलों तथा उच्च देशीय एवं शीतोष्ण संभागों में पाई जाती है, ठीक है। तो सत्य कथन आपको चूज करने हैं। तो बिल्कुल सही है, भस्मी मृदा जो होती है कम ढालू वाले स्थानों में पाई जाएगी और पर्वतीय श्रेणियों के अंचलों तथा उष्ण देशीय समशीतोष्ण संभागों में पाई जाती है। वन की भूरी मृदा उत्तराखंड के अधिकांश वनी भागों में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो ये तो मेरी आज की वीडियो दोस्तों, इसमें हमने बात करी थी उत्तराखंड की जलवायु और मृदा से संबंधित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इसमें अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब